जिनको सत्ता में आना है वो सत्ता में डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, तो उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनका कठपुतली हो, उनकी बातों को वो जैसे बोले वैसे करे। तो ये व्यक्ति जो है हमारे जो अभी प्रधानमंत्री जी है, वो एक ऐसे व्यक्ति है जो मनुस्मृति को बढ़ाने के लिए, मनुस्मृति का राज्य फिर से आने के लिए जिस तरह से उन्हें बताया जाता है संगठन, हम नागपुर में हैं, आपको मालूम होगा नागपुर में एक संगठन है जो संगठन इसको पूरा तरीके से संचालित, उस मामले में नहीं जाता हूँ कि राष्ट्रपति का अपमान, राष्ट्रपति को खुद को अपमान महसूस होना चाहिए और उस हिसाब से उन्होंने अपना निर्णय लेना चाहिए। पद उनके आत्मसम्मान से बड़ा है क्या नहीं है, उन्होंने राजवंश का जो इतिहास है वो बहुत ही क्रूर इतिहास रहा है। वहाँ पर किसी भी तरह की मानवाधिकार नहीं थे और वही वर्ण व्यवस्था से चलता था। तो ये जो एक सिंबल है और लोगों को, भारत के लोगों को उन्होंने बता चुके हैं कि हम वो रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर अभी हम धीरे धीरे आपके सभी अधिकारों को छीन लेंगे। हमारे देश में भले न्यायपालिका है, लेकिन न्यायपालिका, मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि न्यायपालिका पूर्ण तरीके से, स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करती, चुनकर आ रही है। ये सरकार ईवीएम के भरोसे चुन के आ रही है, इसीलिए इनको ये डर नहीं है कि आप उनके विरुद्ध में। साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय शिवराज। मैं राकेश आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में अभी जो घटनाएं हुई है और भारतीय संविधान में, भारत में जो संवैधानिक संस्था है संसद, उस संसद का नया निर्माण हुआ है और उस संसद का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। लेकिन ये जो उद्घाटन है हाल ही के दिनों में बड़े चर्चाओं में रहा है, तो हम इस बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और जो आंदोलन एक चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम आइए मिलते हैं माननीय तरुण परमार जी सर से, और वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है और आम आदमी पार्टी के लीगल सेल हेड भी रह चुके हैं। कई सामाजिक कार्यों में वो अपना योगदान देते हैं और जो सोशल मीडिया है उस पर भी अपनी बात उठाने का हमेशा उनका प्रयास रहता है। तो सबसे पहले सर आपका परिचय बताइए पूरा। मैं एडवोकेट तरुण परमार नागपुर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले करीब 11 साल से। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, पहले गवर्नमेंट सर्विस में था और 2011 से एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। सर, ये पूरे देश भर में एक मुद्दा चल रहा है कि जो नया अभी संसद का जो उद्घाटन हुआ है उसमें जो संवैधानिक जो संस्था है या जो संवैधानिक पद है उसका कहीं ना कहीं अपमान दिखाई देता है। तो आप ये, आपके नज़रिए से कैसा देखते हैं इसको? देखिए, एक चीज़ बहुत साफ बता दूँ कि अभी की ये जो सरकार है और ये सरकार के जो हेड जिसको बोला जाता है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार पार्टी की नहीं बोल के व्यक्ति की सरकार बोली जाती है, मोदी सरकार। और मैं 2014 से बता रहा हूँ कि ये व्यक्ति मोदी जी जो है वो लोकतंत्र में, संविधान में नहीं मानते हैं। और यह व्यक्ति एक्चुअली जो जैसे मालूम है कि उनकी कोई डिग्री नहीं है और वो व्यक्ति को किसी भी विषय के ऊपर कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनको सत्ता में आना है वो सत्ता में डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, तो उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनका कठपुतली हो, उनकी बातों को वो जैसे बोले वैसे करे। तो ये व्यक्ति जो है हमारे जो अभी प्रधानमंत्री जी है, वो एक ऐसे व्यक्ति है जो मनुस्मृति को बढ़ाने के लिए, मनुस्मृति का राज्य फिर से आने के लिए जिस तरह से उन्हें बताया जाता है संगठन, हम नागपुर में हैं, आपको मालूम होगा नागपुर में एक संगठन है जो संगठन इसको पूरा तरीके से संचालित करता है। सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए बताया जाता है कि मोदी जी शेर है, मोदी जी बिना उनकी रजामंदी के पानी नहीं पी सकते। ये मेरा खुला और स्पष्ट आरोप है और ये सच्चाई है। और इसी वजह से
जो पहली बात तो क्या नई संसद की आवश्यकता थी। जो देश के अंदर इतना हमारे पास में संसाधन है, हम इतने आर्थिक ये हो चुके हैं कि जिसकी वजह से हमें एक 20,000 करोड़ का एक नया संसद भवन बनाने की ज़रूरत पड़ी। क्या पुराने संसद के अंदर इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हमें ज़रूरत पड़ी? तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि संसद की जो उद्घाटन होता है वो या तो स्पीकर करता है, क्योंकि वो दोनों सदन का ये करता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो राष्ट्रपति होना चाहिए। सवाल ये है कि हम लोग ये सवाल उठाते बहुत सारे लोग कि ये राष्ट्रपति जी का अपमान है। मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रपति जी भी वही विचारधारा के हैं, और वही विचारधारा की होने की वजह से सिर्फ एक लोगों को बताने के लिए कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, या हमने एक दलित व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, वो सिर्फ पब्लिक को, सामान्य जनता को गुमराह करने के लिए है। जो अगर वो उनकी विचारधारा से नहीं जुड़े होते और खुद का आत्मसम्मान है तो उन्होंने पद से त्याग दे देना चाहिए। इसीलिए मैं उस मामले में नहीं चाहता हूँ कि राष्ट्रपति का अपमान, राष्ट्रपति को खुद को अपमान महसूस होना चाहिए और उस हिसाब से उन्होंने अपना निर्णय लेना चाहिए। पद उनके आत्मसम्मान से बड़ा है क्या नहीं है, उन्होंने खुद ही सोचना चाहिए। सर, आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक तो लोकतंत्र और दूसरा मनुस्मृति। तो क्या आपको लगता है जो संसद में सिंगल ये जो राजदंड स्थापित किया गया है, तो इसका कहीं ना कहीं असर लोकतंत्र को ख़त्म करने में और मनुस्मृति को लागू करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा? जो सेंगोल है वो जो मैंने अभी सेंगोल पहली बार जब पाया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा अभ्यास किया तो पता चला कि चोला राजवंश के अंदर इसका इस्तेमाल होता था। और राजाशाही एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर वो आपको आनुवंशिक वंश परंपरागत तरीके से मिलती है। और चोला राजवंश का जो इतिहास है वो बहुत ही क्रूर इतिहास रहा है। वहाँ पर किसी भी तरह की मानवाधिकार नहीं थे और वही वर्ण व्यवस्था से चलता था। तो ये जो एक सिंबल है और लोगों को, भारत के लोगों को उन्होंने बता चुके हैं कि हम वो रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर अभी हम धीरे धीरे आपके सभी अधिकारों को छीन लेंगे। सर, एक बात तो ये भी चल रही है कि जिस तरह से एक तरफ तो नई संसद का उद्घाटन हुआ है और दूसरी तरफ में उसी देश में दिल्ली में जंतर मंतर पर जो बेटियां बैठी हुई थी, उन बेटियों को घसीट कर लेके जाया गया। और जिस बृजभूषण के ऊपर में आज आरोप लगे हैं वो उस संसद में बैठे हुए थे, वहाँ पर में वो उपस्थित थे। तो क्या सामान्य लोगों के लिए जो कानून होता है वो अलग होता है और जो सेलिब्रिटी होते हैं या सांसद होते हैं उनके लिए कानून अलग होता है? ये कानून की नज़र से कैसा बताएंगे आप? हमारे देश में भले न्यायपालिका है, लेकिन न्यायपालिका, मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि न्यायपालिका पूर्ण तरीके से, स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करती है। यहाँ पर अर्णब गोस्वामी के लिए शनिवार के दिन, छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट खुलती है, जबकि कोई भी व्यक्ति अपनी जमानत के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। सामान्य व्यक्ति को पूरे जितने भी चैनल है वो चैनल को पास करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पहले पहुंचता है तो वो उनकी याचिका को खारिज करके उनको बोलते हैं पहले आप निचली अदालतों से अपना ये करके आओ। और ख़ास व्यक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट होती है। अभी हमारे एक मित्र है सतीश उके जी, उनकी जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में करीब 6 महीने से सुनवाई के लिए नहीं लग रही, जबकि वो तो खुद एडवोकेट है। तो ये जो मामले हैं, तो आप जो बता रहे हैं कि न्यायपालिका के अंदर इस मामले में कितना निष्पक्षता है, कितनी ईमानदारी है, ये एक बहस का विषय है। यहाँ पर जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली, वहाँ की पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत
आदेश दिया कि जहाँ से भी है आप इमरान खान को हमारे सामने पेश करो। और हमारे यहाँ पर अगर इस तरह की कोई घटना होती है विरोध पक्ष के किसी नेता को, तो कोर्ट पहले तो याचिका फाइल करो, उसके बाद उसकी सुनवाई के लिए दिन हफ्ता 2 हफ्ता देती है, उसके बाद सुनवाई होती है और पता नहीं कब उसका निर्णय होता है। तो ये मैं एक बताता हूँ कि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो या तो कोर्ट जो भी है, न्यायालय है, वो एक प्रेशर कुकर का काम कर रही है। प्रेशर कुकर का मतलब होता है कि जब उनको महसूस होता है कि प्रजा के अंदर बहुत सारा रोष है और प्रजा जो है वो उसका एक उनका जो जोश है या उनका जो गुस्सा है वो फट सकता है, तो वो प्रेशर कुकर की तरफ वो कुछ ऐसे निर्णय देकर उनके गुस्से को हवा निकाल देती है। लोगों को लगता है कि हमारी न्यायपालिका काम कर रही है। हमारी न्यायपालिका के अंदर आज 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है और किसी भी व्यक्ति को उस केस को कैसे निपटाया जाए और कैसे कम किया जाए, उसके बारे में किसी भी तरह की आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको कम करने का, पहले तो जो केसेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, पहली चीज़ होती केसेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और दूसरी आए तो उसको कैसे निपटारा की जाए, उसकी कोई साइंटिफिक एनालिसिस करके नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाता है कि हमारे देश में कोर्ट कम है और जजेस कम है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। अगर कानून को ईमानदारी से किया जाए तो देश के अंदर किसी भी तरह के केसेस पेंडिंग रखने की जिम्मेदारी आवश्यकता नहीं है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि पूरे देश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं, वकील रास्ते पे है, शिक्षक रास्ते पे है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन चला अभी कर्मचारियों का। उसके बाद में विद्यार्थी रास्ते पे है, विद्यार्थियों ने अभी एक बड़ी उनकी रैली निकली थी। तो क्या सर, इतना होने के बावजूद भी राजनेता किसी तरह से उनसे मिलने नहीं आते? क्या उनको लोगों के वोट की ज़रूरत नहीं है? देखिए, मैं एक 2017 से मेरी भी एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है। मैंने 2017 से मैं बता रहा हूँ कि ये जो सरकार अभी चुनकर आ रही है, ये सरकार ईवीएम के भरोसे चुन के आ रही है। इसीलिए इनको ये डर नहीं है कि आप उनके विरोध में है या नहीं है। 2014 में झूठे प्रचार के माध्यम से एक झूठी उनकी एक पब्लिसिटी करने के बावजूद भी हमारे मोदी जी एक मामूली 372-373 सीट जीते थे, और उसके बाद उन्होंने इतने ब्लंडर निर्णय लिए जिसमें एक बहुत बड़ा नोटबंदी का निर्णय था, जिसमें लोग अपने खुद के पैसे निकालने के लिए 100 से ज़्यादा लोग तो लाइनों में रह के मरे। बाकी लोग जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलना या पैसे के अभाव में जो मरे होंगे वो तो अलग है। उसके बावजूद उनको 2019 के अंदर 300 से ज़्यादा सीट मिलती है। तो उसमें लोग बोलते हैं कि ये पुलवामा के हैं क्या? पुलवामा के अंदर हमला होने की वजह से क्या देश का और हमारे राजतंत्र, हमारी जो सरकार है, उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया? वो तो उनके फेलर है, उनके पार्ट से एक बहुत बड़ा फेलर है। और उन्होंने जवानों को जो एयरलिफ्ट नहीं करवाया, और एयरलिफ्ट कोई ये बताता है कि एयरलिफ्ट करने में ज़्यादा खर्चा आता है, तो वो बिल्कुल गलत है। जो उनको वहाँ से वहाँ मतलब जम्मू से वहाँ पहुँचने में जितना दिन लगता है, एयरलिफ्ट में वो आधे घंटे में या 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे उनका टीए डीए और एवरीथिंग और जो लगता है, तो नेचुरली वो कम है। लेकिन ये उसी मुद्दे को भुनाना चाहते थे, और उसके बारे में सत्यपाल मलिक जी ने, जो उस समय गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने स्पष्ट बताया कि ये हमारा फेलर है। और ये उसको अपनी आईटी सेल के माध्यम से, जो पुलवामा एक बहुत बड़ा फेलर था, लेकिन उन्होंने आईटी सेल के माध्यम से ऐसा बोला कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और आईटी सेल के माध्यम से एक हवा बनाई। और हवा इसलिए बनाई जाती है कि ताकि लोगों को पता चले कि ये सीट लोगों के वोट से जीती है। हवा बना के बाद में ईवीएम से जीता जाता है। तो सर, आप जैसा ईवीएम के बारे में कह रहे हैं, तो आप एक लीगली वे के जरिए आप इसका इलाज क्या बता सकेंगे? इसका कानूनी इलाज नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी बता चुका कि हमारी जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष है, ईमानदार है। ये कहना मुश्किल है। सवाल है कि ऑलरेडी लोगों ने ईवीएम के खिलाफ फाइल किया है, हुआ थे पिटीशंस, जिनको उन्होंने एंटरटेन नहीं किया है। और
सवाल ये है कि जिन कंट्रीज़ ने लोगों ने जहाँ पर ये ईवीएम का आविष्कार हुआ है और जो आज जो विश्व की सबसे बड़ी एक आर्थिक और ताकत है अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज़ है जापान, जर्मनी, वहाँ पर भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि उनको भी मालूम है कि इसके अंदर मैनिपुलेशन और टेम्परिंग होना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो ये जो ईवीएम है वो ईवीएम्स के खिलाफ लोगों ने जन आंदोलन करना पड़ेगा और जन आंदोलन के अलावा आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। और हमें अगर 2024 में जो व्यक्ति लोकतंत्र में मानते हैं ऐसे लोगों को चुन के लाना है तो ईवीएम के बिना ही उस 2024 का चुनाव होना चाहिए। सर आप सामाजिक जागृति का भी काम करते हैं, तो मैं एक आखिरी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को एक संदेश तो ये है कि मैं जब राजकीय जो बात आती है तो हमारे ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जो भी समस्या देश के अंदर या समाज के अंदर उत्पन्न होती है वो राजनीति से ही होती है। राजनीति है, भ्रष्टाचार है। अगर आपके शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको अल्टीमेटली वो राजनीति कौन सा पार्टी, कौन सा पक्ष, कौन सा व्यक्ति आपके ऊपर राज कर रहा है वो बहुत बड़ा जो है आपके किचन के अंदर क्या बनेगा और क्या नहीं पकाया जाएगा उसका भी निर्णय अगर सत्ता लेती है। जैसे हाँ बीफ नहीं खाएंगे और उस मामले में वो हत्या होती है तो आपको राजनीति में इंटरेस्ट मतलब राजनीति ऐसा है कि राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेने सोचने का मतलब ये नहीं कि आपको राजनीति चुनाव लड़ना है और यह करना है, लेकिन कौन सा व्यक्ति और कौन सा पक्ष और कौन सी संस्था ये जो है आपके और पब्लिक के बारे में सोचती है, ईमानदार है, उतना सोचना है। और इसी बारे में प्लूटो ने बताया था एक सेंटेंस कि इफ़ द गुड पीपल विल नॉट एंटर इनटू द पॉलिटिक्स देन दे आर रेडी टू बी गवर्न्ड बाय द बैड पीपल। मतलब अच्छे व्यक्ति राजनीति में नहीं आएंगे तो उन्हें गलत व्यक्तियों से द्वारा शासित होना पड़ेगा और आज देश की यही स्थिति है। तो मेरा सभी जो है उन्हें एक मेरा ये सलाह है कि आप राजनीति कौन से दिशा में चल रही है उसके बारे में ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसा बोल के अपना पल्ला, उससे आप अपने समस्याओं से निजात नहीं पा सकते। तो धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो इस संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। तो शायद कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि देश में मनुस्मृति का जो राज था वो फिर से लागू होने की अपने दिशा में बढ़ रहा है और कई जो समाज सेवक जो है या समाज को जागरूक करने वाले लोग हैं वो अपने तरह से काम भी कर रहे हैं। तो आपका फिर से धन्यवाद सर तरुण परमार जी। और आप सबको अगर हमारा चैनल ठीक लगता है, अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए।